हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी या रेलवे या किसी भी अन्य स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि विश्व वन्य जीव दिवस जो है कब मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है वन्य जीवों और वनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। अब बात यह हो रही मार्च माह की। चलिए मार्च माह के महत्वपूर्ण दिनों को रिवीजन कर लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, जो कि अभी हम लोग पढ़े। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। 14 मार्च को विश्व गुर्दा दिवस मनाया जाता है, दूसरे गुरुवार को। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को गौरैया दिवस भी मनाया, गौरैया संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च इंपॉर्टेंट डे है, शहीद दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। 24 मार्च को टीबी यानी कि क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। तो 27 मार्च को रंगमंच दिवस मनाया जाता है। तो यह जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिनों को हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है। आपसे पूछा कि भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सेबी। सेबी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेबी, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत में शेयर बाजार और पूंजी बाजार के नियमन के लिए केंद्रीय नियामक संस्था है। अगर सेबी की बात की हो तो सेबी की स्थापना कब हुई। तो सेबी की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। सेबी को संवैधानिक दर्जा मिला 1992 में। सेबी का मुख्यालय कहाँ है। तो सेबी का जो मुख्यालय वो मुंबई में है। सेबी के अध्यक्ष जो थे 2024 तक वो माधुपुरी बुच थे, जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी। सेबी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सेबी के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रथम फीफा पुरुष वर्ल्ड कप कहां आयोजित किया गया था। आपसे पूछा है कि प्रथम फीफा पुरुष वर्ल्ड कप कहां आयोजित किया गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है उरुग्वे में आयोजित हुआ था। पहला फीफा पुरुष फुटबॉल वर्ल्ड कप वर्ष 1930 में कब आयोजित हुआ था। तो 1930 में उरुग्वे में आयोजित हुआ था। इस टूर्नामेंट का आयोजन FIFA द्वारा किया गया था। कुल 13 देशों ने भाग लिया था। उरुग्वे ने ही पहला विश्व कप जीता था और यह मेजबान देश भी था। फाइनल में उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराया था। बात यह हो रही फीफा की। तो फीफा की स्थापना जो हुई थी 1904 में हुई थी। मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। और जो आने वाला जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वह 2026 में होगा। आयोजन होगा संयुक्त रूप से कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में। तिथियां जो डेट जो डिसाइड है वो 11 जून से 19 जुलाई 2026 तो टीमें जो रहेंगी पहली बार 48 टीमें शामिल होंगी, पहले सिर्फ 32 थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 143 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी भी विधिक या तथ्य संबंधी प्रश्न पर परामर्श मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 135 संघ के न्यायिक अधिकारी से संबंधित है। अनुच्छेद 132 उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय से अपील से संबंधित है। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय करने के लिए आदेश डिग्री जारी करने की शक्ति देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत की किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्य पीरियड था 1900
1961 से 1966 तक इसका कार्य पीरियड था तीसरी पंचवर्षीय योजना का। तीसरी पंचवर्षीय योजना को ही गाडगिल योजना कहा जाता है। यह योजना डीआर गाडगिल समिति की सिफारिश पर आधारित थी। मुख्य लक्ष्य था इसका कृषि उत्पादन बढ़ाना और स्वावलंबी अर्थव्यवस्था बनाना। इसमें विशेष जोर दिया गया कृषि और खाद्यान्न उत्पादन पर दिया गया। लेकिन 1962 का चीन युद्ध, 1965 का पाकिस्तान युद्ध और लगातार सूखे कारण यह योजना असफल रही। अब चलता है अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसएसआर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सोवियत संघ। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान सोवियत संघ से लिया गया है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में लागू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं सिंचाई का विकास था। पंचवर्षीय योजनाओं को भारत में नेशनल प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग, जो कि 1950 में स्थापना हुआ था, द्वारा संचालित किया जाता है। वर्ष 2015 में योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग की स्थापना की गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 19, अनुच्छेद 67 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 बी में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव और लोकसभा की सहमति से हटाने की प्रक्रिया दी गई है। इस प्रस्ताव को राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित करना आवश्यक है। राष्ट्रपति केवल इस निर्णय को औपचारिक रूप से लागू करते हैं। हटाने की शक्ति संसद के पास होती है। बाकी विकल्पों की बात करें, संबंधित चलिए महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद से संबंधित है। अनुच्छेद 64 राज्यसभा के पदेन सभापति से संबंधित है। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति द्वारा से दिया हुआ है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव और अनुच्छेद 67 कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया दी हुई है। ये सभी जो अनुच्छेद हैं ये सभी उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है। आपसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। यह आंकड़ा 2011 की जनगणना से थोड़ा बेहतर हुआ है। सबसे अधिक लिंगानुपात जो है केरल राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात है, जो कि है 1084 और सबसे कम जो है वह हरियाणा राज्य का लिंगानुपात जो है सबसे कम है, यहाँ पे है 879 है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। आपसे पूछा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 93 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा में सदस्यों द्वारा एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाएगा। अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाही को संचालित करता है और उसकी निष्पक्षता बनाए रखता है। उपाध्यक्ष अनुपस्थिति की स्थिति में अध्यक्ष कार्यभार को संभालता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 85 जो है या संसद के सत्र बुलाने और स्थगित करने से संबंधित है। अनुच्छेद 97 संसद को सभापति और उपसभापति का वेतन और भत्ते से संबंधित है। अनुच्छेद 100 जो है संसद के मतदान और कार्यप्रणाली से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों पर ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। आपसे पूछा है किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मंडल आयोग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मंडल आयोग का गठन 1979 में हुआ था। अध्यक्ष थे बीपी मंडल। उद्देश्य था सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों ओबीसी की पहचान करना और उनके उत्थान के लिए सिफारिश देना। आयोग ने सुझाव दिया कि सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दिया जाए। 1990 में प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने इसे लागू किया। बाकी विकल्पों की बात करें तो सरकारी आयोग केंद्र और राज्यों
राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता आयोग पंचायत राज प्रणाली की सिफारिश और कोठारी आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित था। अब चलता है अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। आपसे पूछा है कि हम्बनटोटा बंदरगाह जो है किस देश में स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका के हम्बनटोटा जिले में स्थित है, या हिंद महासागर के प्रमुख सामरिक बंदरगाहों में से एक है। इसे चीन की सहायता से विकसित किया गया और बाद में श्रीलंका ने इसे 99 वर्षों के लिए चीन को लीज पर दे दिया। बाकी विकल्पों की बात, पाकिस्तान यहां प्रमुख बंदरगाह कराची और ग्वादर है, मालदीव यहां माले प्रमुख बंदरगाह, और बांग्लादेश यहां चटगांव और मोंगला बंदरगाह प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई वर्तमान मुंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की। उद्देश्य था हिंदू समाज में सुधार, जातिगत भेदभाव को दूर करना, विधवा विवाह को प्रोत्साहन और महिला शिक्षा का प्रसार करना। बाद में महादेव गोविंद रानाडे और आरसी भंडाकर इसके प्रमुख नेता बने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किसके जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बता दीजिए। तो 31 अक्टूबर को जो है भारतीय राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस पर। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। सरदार पटेल ने भारत के 562 रियासतों का एकीकरण करके अखंड भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा भी उनके सम्मान में बनाई गई, जो कि विश्व भर में सबसे ऊंची प्रतिमा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत का प्रथम राज्यसभा सांसद कौन था जिसे राष्ट्रपति से ने नामित किया। आपसे पूछे कि भारत का प्रथम राज्यसभा सांसद कौन था जिसे राष्ट्रपति ने नामित किया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम नामित राज्यसभा सांसद थे। उन्हें 1952 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। वह एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद और स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी बने। भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में उनकी जयंती पर मनाई जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था। आपसे पूछा है कि दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त वंश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में कराया गया था। लौह स्तंभ की अगर आपको बताएं तो यह लगभग 7 मीटर ऊंचा और 6 टन वजनी है। यह जंग नहीं लगने वाले लोह से बना है, जो इसकी धातुकारी तकनीक को दर्शाता है। इस पर संस्कृत में ब्राह्मी लिपि में शिलालेख अंकित है। यह भारत की प्राचीनतम धातुकला की श्रेष्ठता का प्रतीक है। अब चलता है अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। आपसे पूछा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 23 जून कब लड़ा गया था, तो 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। युद्ध में नवाब की हार के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन की नींव रखने का अवसर मिला। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता था। आपसे पूछा कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चित्तरंजन दास को देशबंधु की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ है राष्ट्र का मित्र। वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, कानूनविद और नेता थे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संसद में जीएसटी
यानी कि वस्तु एवं सेवा कर किस विधेयक के तहत लाया गया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 101वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा भारत में जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान संशोधन 101वां संशोधन अधिनियम 2016 पारित किया गया। इसे लोकसभा में 122वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था, लेकिन जब इसे पारित किया गया और अधिनियम बना तो इसका क्रम 101वां संशोधन बना। जीएसटी अगर बताएं आपको तो जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता भारत के वित्त मंत्री करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टिम बर्नर्स-ली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 में ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने किया था। चलिए कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से महत्वपूर्ण आविष्कार बताते हैं आपको। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक जो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का आविष्कार जो किया था रे टॉमलिंसन ने किया था। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक जो है बिल गेट्स और पॉल एलन है। एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन है? तो स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक। गूगल के संस्थापक कौन है? तो गूगल के संस्थापक जो है लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन है। तो ये सब एग्जाम में पूछता है इसलिए एक साथ बता दिया आपको। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय वाद्य यंत्र संतूर के प्रतिपादक हैं? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय वाद्य यंत्र संतूर के प्रतिपादक हैं? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित शिव कुमार शर्मा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा को संतूर को भारतीय शास्त्रीय संगीत के मंच पर लोकप्रिय और प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है। संतूर मूलतः कश्मीरी लोक वाद्य यंत्र था, लेकिन पंडित शिव कुमार शर्मा ने इसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक प्रमुख वाद्य के रूप में स्थापित किया। उन्होंने संतूर के लिए नई तकनीक और शैली विकसित की जिससे वह शास्त्रीय संगीत के अनुरूप बना सकें। बाकी विकल्पों की बात करें तो पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक थे, किराना घराने से संबंधित थे। पंडित कुमार गंधर्व प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक अपनी अलग शैली के लिए प्रसिद्ध हो। पंडित रविशंकर विश्व प्रसिद्ध सितार वादक थे। तो ये रहे आपके टॉप जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका जो भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।